Hello and welcome students to this new topic of our syllabus, which is known as magnetization. Students, today we will discuss about the magnetization and also we will discuss about the magnetic dipoles, the force value on a magnetic dipole and the torque value on a magnetic dipole when it is placed in a uniform and as well as in the non-uniform fields, magnetic fields. Okay, so before we get to start this entirely new topic of your syllabus, मैग्नेटाइजेशन, इस टॉपिक को अगर आप रिलेट करें पोलराइजेशन से, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी मच रिजेंबल्स विद द टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट यूनिट नेम्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और वहाँ पे हमने एक टॉपिक को स्टडी किया था. उस टॉपिक को हमने पोलराइजेशन के नाम से वहाँ पढ़ा था. तो मैग्नेटाइजेशन की जो फिनोमिना है वो बहुत कुछ रिजेंबल्स करती है अबाउट द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन. आपने ये सब पहले भी स्टडी किया था और आगे भी आप जब मैग्नेटाइजेशन में देखेंगे तो जो कुछ आपने वहाँ पोलराइजेशन में स्टडी किया वहाँ वो बहुत कुछ यहाँ रिजेंबल करेगा मैग्नेटाइजेशन से. ठीक है, सो टेक अ लुक. जब हम पोलराइजेशन को स्टडी कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. मान लीजिए ये हमारे पास एक पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स in which the centers of positive charge and the centers of negative charge are coincides with each other. That means this positive and negative. The centers of positive charge is coincide with the centers of negative charge. But in the polar molecules, the centers of positive charge is distanted by the center of negative charge. This is the polar, non-polar molecules, non-polar, एंड दिस द पोलर मॉलिक्यूल. तो जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को, चाहे उसकी नेचर पोलर मॉलिक्यूल्स जैसी हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसी, जब आप इन मॉलिक्यूल्स को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो मटेरियल है जिसको हमने वहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा था वो पोलराइज्ड हो जाता है. मीन्स ये जो पोलर और मॉलिक्यूल्स, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये डाइपोल मोमेंट यहाँ क्रिएट होते हैं. डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं और यहाँ एक नेट पोलराइजेशन हमें मिल जाता है. तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन के ऊपर, सो मैग्नेटाइजेशन को अगर हम स्टडी करें और आप किसी से भी पूछे कि व्हाट इज अ मैग्नेटाइजेशन और what do you know about the magnetism or magnetization? So the answer maybe is that you will probably talk about the horseshoe magnet. Here is horseshoe magnet and compass needle and all about the as north pole. You can answer something like that. So लेकिन अगर हम मैग्नेटिज्म की फिनोमिना की बात करें, मैग्नेटिक फिनोमिना की बात करें, तो जितनी भी मैग्नेटिक फिनोमिनास हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के कारण आती है. ये सब आप क्लास में स्टडी कर चुके हैं. जब हमारा इंटरेक्शंस ऑफलाइन मोड में था, हम क्लासरूम टीचिंग कर रहे थे, तब आपको ये सब बताया गया था कि अगर कोई भी मैग्नेटिक फिनोमिना है, कोई भी मैग्नेटिक फिनोमिना है, वो केवल कब होती है, दैट इज व्हेन चार्ज इन मोशन, और यू कैन से दैट इफ अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर then there will be a magnetic field around that conductor. So
यहाँ पे जब आप मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो अगर आप बात करें किसी बार मैग्नेट की या हॉर्सू मैग्नेट की बात करें या किसी कंपास निडल की बात करें तो वहाँ तो आपको कोई करंट दिखता नहीं है। तो होता क्या है एक्चुअली, सी हियर, इफ यू एग्जामिन a piece of a magnetic material, then you would uh, you would be feel you would be find there teeny currents, and teeny currents, छोटे छोटे करंट्स हमें वहाँ, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी एटॉमिक स्केल पर एग्जामिन करें तो वहाँ आपको टीनी करंट्स मिलते हैं। यानी कोई भी बार मैग्नेट है उसमें ऐसे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ करंट्स फ्लो हो रहे हैं, नहीं। बार मैग्नेट आपके हाथ में रहती तो आपको दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं करंट। लेकिन अगर आप उसी बार मैग्नेट को एटॉमिक स्केल पे स्टडी करें, एटॉमिक स्केल पे एग्जामिन करें, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड देयर टीनी करंट्स। दैट मीन्स electrons orbiting around the nucleus and also spinning about their one axis. For macroscopic purpose, these current loops are so small that we may treat them as magnetic dipoles. Okay. Ordinarily, they cancel each other out because of random orientation of atoms. Randomly oriented होते हैं, जैसे आपने पोलराइजेशन में की फिनोमिना में भी स्टडी किया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, कहीं भी अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में को आपने अगर पोलराइज किया है तो पोलराइजेशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आपने इसको रखा है और यहाँ मायने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हुए हैं कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। दैट मीन्स इनका जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है वो इस समय पे कितना होता है, 0। लेकिन आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाएं तो यही फिनोमिना क्या हो जाती है, यही फिनोमिना, दीज इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर ओरिएंटेड इनटू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम फिनोमिना मैग्नेटाइजेशन में भी होती है, जैसे पोलराइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा कि मैग्नेटाइजेशन में ये होगा कि जो आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए आपके पास ये कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल है और यहाँ बहुत छोटे छोटे से टीनी करंट्स लूप हैं इस तरह से, ये करंट लूप हुआ इस साइड पे ओरिएंटेड है, ये करंट लूप इस साइड पे ओरिएंटेड है, ये करंट लूप इस साइड पे ओरिएंटेड है, ये करंट लूप यहाँ है, मान लीजिए ये करंट लूप यहाँ है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बी में जब आप इनको प्लेस करेंगे तो यहाँ जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल, हम स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 रहता है। ओके। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएं तो ये जो रेंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स हैं, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, वो दीज ऑल डाइपोल्स आर ओरिएंटेड in the direction of magnetic field, very roughly say in the direction of magnetic field, very roughly. So if you increase the magnitude of magnetic field, then you definitely get this type of scenario, that this is the magnetic material, and this time if you increase the magnetic field strength, then you will definitely, then these teeny current loops or magnetic dipoles oriented in the direction or maybe not into the direction of magnetic field. We will discuss on this later on, but for the time being, these dipoles are oriented. I use the word only oriented, not into the direction of magnetic field, not into the opposite direction of magnetic field. We will come on this
later on, but for the time being, this is the phenomena, and this phenomena is same happened as the polarization happened in the past unit, electrostatics. Okay, so this is, so if you mainly concern is that if you examine a piece of a magnetic material on the atomic scale, then there will be teeny currents, electrons orbiting around the nucleus and spinning about their one axis. For microscopic purpose, these current loops are not so dramatic or so helpful, and we may treat them as magnetic dipoles. But when you apply an external magnetic field, then these magnetic dipoles are oriented in some directions, and the material and is said to be as magnetized, and this phenomena is known as magnetization. Okay, so the difference between the polarization and magnetization is that when you study the phenomena like polarization, you are always be in a sense that if you apply an external electric field, on the material, or a dielectric material placed in an external electric field, then there will be definitely be a resultant polarization into the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जब आप मैग्नेटाइजेशन जैसे फिनोमिना को स्टडी करते तो हमेशा यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जिन्हें आप टिनी करंट लूप्स बोल रहे हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरह के फिनोमिना भी देखने को मिला कि अगर आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ इस तरह से, ओके, और आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो टीनी करंट लूप जिनको आप मैग्नेटिक डाइपोल्स कह रहे हैं, वो ओरिएंटेड हो जाएं इनटू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. कुछ इस तरह से भी हो सकता है. अगर मैं कुछ मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ इस तरह से बनाऊं, इस तरह से, तो इस तरह की फिनोमिना भी यहाँ आपको देखने को मिल सकती है. इस तरह से. And these magnetic dipoles and these magnetic actually material is said to be as diamagnets. These material in which the net magnetic dipoles is pointed in the opposite direction of external magnetic field. So this material is known as diamagnets. And if the net magnetization is into the direction of magnetic field, then this material is said to be as paramagnetic. Say this. इस तरह की अगर फिनोमिना आपको देखने को मिलती है, ये मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं. आगे हम इनको और अच्छी तरीके से समझेंगे, फॉर द टाइम बीइंग एंड फॉर द सिचुएशन बीइंग एक्चुअली, बिकॉज जब आप ऑनलाइन टीचिंग जैसे मोड में आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये वर्चुअल मोड हो जाता है, और जो बेस्ट मेथड है हमारा उसको हम यूज़ नहीं कर पाते. पर ये सिचुएशन कुछ इस तरह की, तो इसलिए तो अगर आपके पास एक कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस मटेरियल, दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज पैरामैग्नेट. This magnetic material is known as paramagnet. Okay. However, we have some magnetic material in our study that these magnetic materials can acquire the magnetization even if
you remove the external magnetic field. You get that point? No. देख, see here, अगर मेरे पास फिर से कोई मैग्नेटिक मटेरियल है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है और इसको मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस कर दिया, और मेरे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अरेंज हो गए इनटू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन योर आंसर about this magnetic material is definitely paramagnetic. Okay, but the property that differentiate the ferromagnetic substance from the paramagnetic substance is that if now you removed the external magnetic field, means you cancel this external magnetic field, then these magnetic dipoles is now itself arrange themselves into the direction of the past magnetic field. मीन्स अगर आपने यहाँ से इस मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दिया, उसके बावजूद भी ये मैग्नेटिक डाइपोल्स अपना अलाइनमेंट नहीं खोते हैं, ये उसी डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नोन एज ferromagnets. And the magnets made by iron or steel is known as ferromagnetic substances. Okay, तो ये जो फिनोमिना है ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है पोलराइजेशन को मैग्नेटाइजेशन से, बिकॉज इन द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन वी ऑल studied there that when an external magnetic field is applied on a dielectric substance, then there will be a definite polarization into the direction of external electric field. But when you study the phenomena like magnetization, then you would be not very definite about the alignment of magnetic dipoles. It is all about dependent on the characteristics or on the nature of magnetic substances. If the magnetic substance is paramagnet, then the alignment of magnetic dipoles is into the direction of external magnetic field, and if the magnetic material is diamagnet, then the net magnetization is opposite to the direction of the external magnetic field. And in the case of ferromagnets, when you apply an external magnetic field on such substances, then there will be a net alignment into the direction of magnetic field, and even if now you remove the applied external magnetic field, the alignment is constant, and these types of magnetic material is known as ferromagnet materials. We will discuss about these materials and properties of these materials in the last topic of this chapter, or this phenomena, paramagnetism, ferromagnetism, and also diamagnetism. Okay, so this. Now we will discuss the topics in the same way as we discuss the phenomena of polarization, and in that phenomena, in that particular topic, we will discuss we discussed there the force and torque on the magnetic dipoles. But before we started the topic of force and torque on magnetic dipoles, first we take a look, take a knowledge what is a magnetic dipoles, because when you talk about the electric dipole, you are very clear about electric dipoles. That is, electric dipoles is a system in which two charges which are
equal and opposite, equal in magnitude and opposite in nature are placed at a small distance, then this system is known as electric dipole. But when you talk about the magnetic dipoles, you are not very confirm that more simply that a magnetic north pole or magnetic south pole is separated by a small distance, and this structure, this system is called as the magnetic dipoles. But it is not very confirmed and not very good physics. Okay, so take a look what is actually a magnetic dipole. Okay, so look here that we can consider magnetic dipoles consisted a positive and negative magnetic charge, say north pole and south pole, separated by a small distance, just like a electric dipole. It is not a bad model for many purpose. It gives the right or correct field by a dipole, the right force or correct force on a dipole, or the right torque on a dipole. But it is a bad physics. See here. But it is a bad physics. Why bad physics? Because when we study the phenomena of magnetization, and we study here about the magnet, then in a magnet there is no such thing like the south pole, like the north pole separated by a distance, because there is no clue about the separated north pole or separated south pole. See here, this is a bad physics. Why bad physics? Because there is no such thing as single magnetic north pole or south pole. The magnetism is not due to the magnetic monopoles, but rather to moving electric charge. Magnetic dipoles are teeny current loops. Okay, तो बहुत ज़्यादा ये सेंस नहीं रखती है स्टेटमेंट की अगर आप कहें कि मैग्नेटिक डायपोल्स को आप स्टडी कर रहे हैं और आप ऐसा एक मॉडल अपने माइंड में सेट कर लें कि हाँ, मैग्नेटिक डायपोल्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो मैग्नेटिक पोल्स से नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल is separated by a small distance. So this may be right, but this is not very correct statement. Okay, so sometimes it is easier to think in terms of Gilbert model. We will discuss about the Gilbert model later on. Sometimes it is easier to think in terms of Gilbert model of a magnetic dipole separated monopoles instead of physically correct Ampere's model, the current loop model. Okay, so here is this is the Gilbert model, this is the Ampere's model, and this is the electric dipole as we studied in the past. So according to Gilbert model, a south pole, according to Gilbert model, this is the south pole and this north pole, and this is separated by a small distance. But according to Ampere's model, there is magnetic dipole is due to small current loops or teeny current loops, and this is why the magnetic dipoles is created. But sometimes it is easier to deal with Gilbert model because our calculation of force, torque, fields are much more simpler in Gilbert's method rather than Ampere's method. Okay, so why we draw the magnetic dipoles
as this because of this Ampere's model. So the correct method is this. So the correct method is this. If you draw this is the correct method. This is the magnetic dipoles. This is the magnetic dipoles. This is the magnetic dipoles. Okay. And when you draw the electric dipole, then definitely you positive, negative, positive, negative, positive, and there will be a net dipole moment in electrostatic case. Okay, so this is the an idea about magnetic dipoles in the according to Gilbert and according to Ampere. So let us now calculate the force and torque on a magnetic dipole, or more simply, according to Gilbert, you can consider a magnetic dipole as a simple bar magnet. एक आपके पास बार मैग्नेट है, उसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं. तो इसी बार मैग्नेट को फॉर द टाइम बीइंग आप क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक मैग्नेटिक डाइपोल कंसिडर कर सकते हैं. और इस तरह का कोई बार मैग्नेट आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, और अब हमें इस टॉपिक में कैलकुलेट करना है कि इस बार मैग्नेट या फिर इस मैग्नेटिक डाइपोल पे कितना फोर्स वर्क करेगा और कितना टॉर्क वर्क करेगा. और जो अंडरलाइन थिंग है वो ये है कि एक बार हम इसको प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरी बार हम इसको प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस is the when the field is uniform. So let us consider a magnetic dipole of length 2L. इस 2L लेंथ का एक हमारे पास इस तरह का ये मैग्नेटिक डाइपोल है in an external magnetic field such that it makes an angle theta to the direction of magnetic field. तो ये external magnetic field यहाँ आपको दिखाया गया है, और कुछ इस तरह से इसको हमने रखा है कि अगर इस डायरेक्शन में आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो आपने मैग्नेटिक डाइपोल को कुछ इस तरह से प्लेस किया है, और जो इस डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से एक एंगल बनाता है थीटा. से दिस इज द साउथ पोल, दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोल्स आर इज 2L. So this is the situation. Okay, so to the direction of the magnetic dipole moment of this dipole is M equals to magnetic dipole M equals to Q M into 2L from south pole, and the direction of this magnetic dipole moment is from south pole to the north pole. So now we are trying to calculate the net force on this dipole. So the force on the north pole of the dipole, is this is the magnetic dipole. So force on the north pole of the dipole is Qm into B, and it is into the direction, say see the direction of this force is into the direction of magnetic field, and the force acting on the south pole is also Qm into B, but this time direction of magnetic field acting on the south pole is opposite to the direction of external magnetic field. Okay, so now we are easily calculate the net force F is equals to F1 plus minus F2. The force F1 is QMB and force F2 is QMB, but this force F1 is acting into the direction of external magnetic field, and the force F2, this is the force F1 and this is the force
F2, but the direction of the force F2 is opposite to the direction of external magnetic field. So the net force is equals to F1 plus minus minus F2, and the magnitude of F1 and F2 is equal. So F1 equal to Qm into B minus Qm into B. So Qmb is cancelled by Qmb, and see here the net force F is equals to 0. So the conclusion is that there is no force acting on a dipole when it is placed at an angle theta to the direction of magnetic field or external magnetic field. You see here the result is this is the result. F equal to 0. The net force acting on a magnetic dipole when it is placed in an external magnetic field is 0. This is the result. F equal to net force is 0. Okay, so this. Now talking about the torque, and this is the same fashion as we follow in the case of polarization, and in that case we are calculate the force and torque on an electric dipole when it is placed in an external electric field. तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑफ एक्शन अपोजिट हैं, तो इस तरह के जो फोर्स हैं एक फोर्स पेयर क्रिएट करते हैं और उस फोर्स पेयर को हम रेस्टोरिंग कपल कहते हैं. तो अगर आपको टॉर्क निकालना है इस केस में, तो टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का आपको मिलता है, दैट टो is equals to magnitude of one force multiplied by the perpendicular distance between the line of action of forces. The perpendicular distance means if you want to calculate the torque, then you have two mathematical things: the magnitude of one force and the perpendicular distance between the line of action of two forces. So magnitude of one force, so magnitude of each force is QMB. So magnitude, there is no problem about the magnitude of one force. The perpendicular distance between the line of action of two forces, this is the thing to be calculated, and we calculate easily it by this figure, this. Okay, so this is the magnetic dipole. This is the magnetic dipole. Okay, this is the line of action of first force, say F1, and this is the line of action of second force, and the perpendicular distance between these two forces is this. So this is a right angle triangle, and this is the long of this triangle, this is the base, and this is hypotenuse. So we can easily calculate this length, this is the perpendicular distance between the two forces, and this will be equals to 2L sine theta. So now moving to our topic, here is this. So if we want to calculate the torque, then torque can be calculated in this fashion, that tau equals to QMB, the magnitude of one force, multiplied by the perpendicular distance between the line of action of two forces, that is 2L sine theta, and we write QM into 2L, this factor and this factor. Why this? Because this gives me according to equation number first, this gives me the magnetic dipole moment. That's why. So this
qm into 2l and b sine theta. Qm into 2l according to equation number first is mb sine theta. So tau, the net torque acting on a magnetic dipole when it is placed an angle theta to the direction of external magnetic field is tau equals to mb sine theta. This. In the vector form, we can write this equation as vector tau is equals to m cross b, because the vector a cross vector b gives me ab sine theta, and in place of vector a we have here vector the quantity m, and in place of b we have b and sine theta sine theta. So mb sine theta, ab sine theta can be written as a cross b, m cross b. That's it. So vector tau is equals to m cross b, and theta maximum, tau maximum when theta is 90 degree. When theta is 90 degree, the torque acting on a magnetic dipole is maximum. That is, this result implies that if you placed a magnetic dipole to the right angle of to the direction of magnetic field, then this magnetic dipole feels the maximum torque. That is this situation. If the direction of magnetic field is this is the direction of magnetic field B, and if you place a magnetic dipole in this scenario, this is the south pole and this is the north pole. So now angle between these, the axis of magnetic dipole and direction of magnetic field is 90 degree. Then this time this magnetic dipole feels the maximum torque. And the last thing in this lecture is when field is non-uniform, so the force acting on the magnetic dipole is F equals to del dot m dot p, and this is the very much similar force as P del dot E we studied in the polarization chapter. So students, this is all about from now. Thank you.